नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहता हूं और मेरी आपके प्रति ऐसी शुभकामना है कि आप लोग इसी साल सेलेक्ट हो रेडियो ऑपरेटर में और अदर एग्जाम्स में एक साथ 4-4 जॉब लगे तब मजा आता है। और डेफिनेटली आपके साथ ऐसा होगा, सो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लेक्चर को प्रॉपर देखिए, ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और 1-2 लेक्चर में हम ऑप्टिक्स को खत्म कर देंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़िए नए साल पर और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष, विकृति या अबिंदुकता या निकट दृष्टि दोष। देखिए, आपको बताया गया है कि एक ही वस्तु होती है, उसी को अलग अलग तल में देखने पर अलग अलग जगह दिखाई देती है। देखिए क्या होता है इसका, वैसे मैं सही आंसर बता दूं, आविंदुकता होता है। अब आविंदुकता में होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आविंदुकता होने के दो कारण होते हैं। ये अगर आंख माने हम, ये लेंस है, ये आंख है। आविंदुकता के दो कारण होते हैं, एक तो ये सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और दूसरा लेंस लेंस नाजुक हो जाता है, लचीला हो जाता है, जिस वजह से आविंदुकता होती है। तो ना हमें पास की वस्तु दूर दिखाई देती और ना ही दूर की वस्तु हमें सही, ना तो पास की वस्तु सही दिखती है और ना ही दूर की वस्तु सही दिखती है। अब आबिंदुकता में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति का एक पार्ट मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट आबिंदुकता के रोगी के लिए फोकस होगा, मान लीजिए इस बिंदु पर। यहां से उसने देखा, ये है उसकी आंख, यहाँ से उसने देखा और मान लीजिए इस बिंदु पर फोकस हुआ, पहली कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, यही भाग है जो कि इस बिंदु पर फोकस हो गया पीछे, या इस बिंदु पर फोकस हो गया अलग अलग। तो अलग अलग जगह पर फोकस होता है जिससे उसको व्यक्ति सही नहीं दिख पाता, ऑब्जेक्ट सही नहीं दिखता, डिस्टेंस हाइट कुछ भी उसे सही नहीं दिखती, एक साथ दो तलों में फोकस दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं अविंदुकता। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? मैंने आपको बताया था अवतल लेंस, शायद मैंने आपको प्रतिबिंब नहीं बताए हो। उत्तल का तो मैंने आपको बता दिया था, अवतल का नहीं बताया होगा। देखिए इस तरह से होता है, दर्पण में बताया था ना, वैसे ही होता है। बस दर्पण में अवतल दर्पण का जिस तरह से प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है वो उत्तल लेंस में आ जाता है, और जो अवतल लेंस का होता है वो सॉरी, जो उत्तल लेंस में होता है वो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है F1, ये है C1, ये है इनफाइनाइट इस तरफ। अब इधर पे है C1, सॉरी F1, F2 और इधर पर है C2। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यहाँ बनेगा पहला प्रतिबिंब, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, ये रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तब प्रतिबिंब बनेगा यहाँ फोकस और वक्रता। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये इमेजेस हैं, ठीक है ना, ये इमेजेस बन रही हैं और ये ऑब्जेक्ट है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, रखी हुई होती है, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये होता है चौथी कंडीशन। और पांचवा, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसके बाद और भी कंडीशन आती है, जब वस्तु यहाँ रखी हो, तो ये दोनों आभासी कंडीशन होती है। छठवीं जब यहाँ रखी हो और सातवीं जब बिल्कुल यहाँ रखी हो, ठीक है, ये दोनों आभासी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब वस्तु अनंत पर रखी थी और जब वस्तु यहाँ पर रखी थी 2 नंबर पर, तब इसका प्रतिबिंब जो ये वाला बनेगा, ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बनते हैं और ये सभी प्रतिबिंब रियल बनते हैं और उल्टे बनते हैं, छोटे उल्टे इस तरह से, ठीक है ना। अब जब आप 3 नंबर पर आते हो तो ये वाला प्रतिबिंब इस तीन पे, ये वस्तु के बराबर बनेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा रियल होता है और तीसरा उल्टा होता है। और जब आप इन कंडीशन में आते हो, इन दोनों कंडीशन में, चौथी और पांचवी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा होता है, मतलब उल्टा होता है सबसे पहले, दूसरा रियल होता है और बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा, मतलब कि लॉर्ज, ठीक है, लॉर्ज होता है। वहीं अगर यहाँ पर आपसे बात की गई है अवतल लेंस की, ठीक, अवतल लेंस में कैसा बनता है, तो अवतल लेंस में इस तरह से है अवतल लेंस, ठीक है। ये है C1, ये है F1, ये है F2 और ये है C2। मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखी हुई है,
ठीक है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए ज़रूरी होता है कि उस वस्तु से कम 2 किरणें निकलें। एक किरण मान लीजिए इस वस्तु से गई, लेकिन अवतल लेंस का काम होता है फैलाना। उसने ये फैला दिए किरण को, ठीक है? फैला दिया। दूसरी गई किरण, दूसरी, दूसरी को भी इसने फैला दिया, ये फैला दिया दूसरी को, ठीक है? अब आपको ये देखना है ये कहाँ मिल रही हैं? ये मिलेंगी, देखिए सामने नहीं मिल पाएँगी क्योंकि ये तो जो देखो समांतर ही जाएगी, यहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं पर मिलती नहीं है, ये गई सीधी, तो ये इसके समांतर ऐसे ही निकल जाएगी, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो पीछे बढ़ाने पर, जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे, ये आपने बढ़ाई पीछे और साथ में आपने इस वाली किरण को आपने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पर आई, है ना? अब ये वाला जो प्रतिबिंब है, यहाँ, ये प्रतिबिंब बनता है सीधा, दर्पण के दूसरी तरफ, सीधा प्रतिबिंब। सीधा है मतलब आभासी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना? आभासी होगा, वस्तु के बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा मतलब लार्ज होगा। और तीसरा क्या चीज़ है? आभासी है, वस्तु से बड़ा है तो सीधा बनेगा, ठीक है ना? सीधा बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है? कल मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट ना देखो आपको ना, कल मैं एक जो काम करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन और बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ऑप्टिक्स में, उन क्वेश्चंस के बाद उसको करवाया जाएगा। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा और कल ही आपकी ऑप्टिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी। तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊँगा कल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केवल किस सिद्धांत पर काम करती है? यह क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। ओके, आपके ऑप्शन है नियमित परावर्तन के सिद्धांत पर, दूसरा विकिरण परावर्तन के सिद्धांत पर, तीसरा अपवर्तन के सिद्धांत पर या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। फाइबर ऑप्टिक्स की बात की जा रही है मतलब कि प्रकाशिक तंतु की, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे TIR भी बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूरज क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। बात तो सही है, लाल प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, मैंने आपको बताया था विव की ओर, कई बार करवाया है मैंने। और ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, प्रकीर्णन इस तरफ जाओगे तो कम होगा मतलब कि घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना? ये तो पहला ऑप्शन है न्यूनतम होता है प्रकीर्णन लाल प्रकाश का। दूसरा लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, गलत है, ये तो गलत है, सर्वाधिक प्रकीर्णन नहीं होता है। सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, बिल्कुल नहीं, सूर्य का रंग कभी नहीं बदलता। सूर्य का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं, देखिए सही ऑप्शन है ए, प्रकीर्णन कम होता है लाल प्रकाश का, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस वजह से दिन के सुबह और शाम के समय लाल प्रकाश हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है। बाकी सभी प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होने के कारण, इन सभी का प्रकीर्णन ज्यादा होने के कारण ये नहीं दिखते। लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से इसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा होता है, दूर तक दिखाई देता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? यहाँ पर जो ये नली है ना, यहाँ पर आपसे ट्यूब लाइट की बात की जा रही है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की बात यहाँ पर की जा रही है, नली। देखिए ट्यूबलाइट आपने देखा होगा यहाँ पर इस तरह से होती है, ठीक है? यहाँ पर दो तंतु लगे हुए होते हैं बीच में, जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये चमकने लगती है ना? ये होती है ट्यूबलाइट, इस तरह से। अब देखिए इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है आपसे, एक तो क्वेश्चन के अनुसार तो आपको याद रखना ही है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है। आपके ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, बिल्कुल गलत। दूसरा होता है तंतु को गर्म करके, तीसरा होता है परमाणु को उत्तेजित करके, चौथा होता है अणुओं को दोलित करके, तो तंतुओं को गर्म करके। देखिए क्या होता है हमारी ट्यूबलाइट में, कुछ चीजें याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबलाइट में क्या होता है। एक तो होता है आर्गन और दूसरी होती है पारे की मतलब मरकरी की वाष्प, ये वाष्प फॉर्म में होता है। दूसरा जो तंतु है ना, यहाँ पर ये है तंतु, एक तंतु ये है और एक तंतु ये है, लेकिन ये तांबे के नहीं होते हैं, ये तंतु होते हैं बेरिलियम ऑक्साइड के, बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड, ऑक्साइड के तंतु होते हैं, ये आपको याद रखना है। BeO इसके तंतु होते हैं, जब इन्हें हम गर्म करते हैं तब हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। आर्गन और मरकरी की वाष्प होती है अंदर, इस वजह से, ठीक है? इतना आपको याद रखना है, ओके?
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है, प्रिज्म के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं, फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है, या रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रिज्म के द्वारा अलग किया है, और रंगों को अलग किए जाने की घटना को हम बोलते हैं परिक्षेप। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। आपने देखा होगा, सूर्य पहले से दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का विकिरण, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या अपवर्तन? ऑब्वियसली अपवर्तन। सही आंसर है अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले, आपसे पूछा गया है साबुन के दो बुलबुले, एक ये है और दूसरा ये है, अलग अलग व्यास है, इसका मान लीजिए स्मॉल आर, और इस वाले बुलबुले का मान लीजिए कैपिटल आर है। ठीक है ना? ये अलग अलग व्यास या अलग अलग त्रिज्या के बुलबुले हैं। ये है व्यास और ये है इसका व्यास। ठीक है, तो आपको ये बताना है, जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाता है इस तरह से, इस पॉइंट पर ये संपर्क में है, तो क्या होगा, क्या घटित होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन है, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। दूसरा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तीसरा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। डी, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। देखिए यहाँ पर जहां तक मेरा अनुमान है, आप में से बहुत से लोगों का आंसर होगा कि दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, या फिर दूसरे नंबर पर आंसर हो सकता है, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये दोनों सोच रहे होंगे, ना तो आप इसको सोच रहे होंगे ना इसको, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और भी छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और भी बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी। अब इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है छोटा बुलबुला, लेकिन छोटे बुलबुले में प्रेशर ज्यादा होता है, और जो बड़ा बुलबुला होता है, बड़े बुलबुले में प्रेशर कम होता है। समझ गए? इस वजह से जब छोटा और बड़ा बुलबुला दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ना, तो छोटे बुलबुले से वायु बड़े बुलबुले में जाने लगेगी, और ये वायु तब तक बड़े बुलबुले में जाएगी जब तक बिल्कुल छोटा बुलबुला पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, छोटा 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 होकर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, एक बिंदु, एक बूंद के फॉर्म में बनता है और खत्म हो जाता है छोटा बुलबुला। ठीक है ना? तब तक जाएगी जब बड़ा, तो आंसर हो जाएगा छोटा बुलबुला और भी छोटा होता जाएगा और बड़ा बुलबुला और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा। रीजन ये है कि छोटे बुलबुले का प्रेशर ज्यादा होता है अंदर, इसलिए वायु छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले में जाती रहेगी तब तक जब तक कि छोटे बुलबुले की पूरी वायु बड़े बुलबुले में नहीं चली जाती। ओके, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा कैसी होती है? आपको बताना है कि जो प्रकाश परावर्तित होता है उसमें ऊर्जा किस तरह की होती है। आपतन कोण पर निर्भर करती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम होती है। मैंने प्रकाश की ऊर्जा का आपको फॉर्मूला बताया। देखिए आइंस्टाइन ने बताया था कि जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश में ऊर्जा फोटोन के फॉर्म में होती है, फोटोन्स की, और ये ऊर्जा होती है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। मतलब एच, न्यू को अगर हम सी वाई लैम्डा लिख दें, लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, सी होता है प्रकाश का वेग, और न्यू होता है आवृत्ति। अब आप फॉर्मूले में देखिए, एक तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो या दूसरा ये वाला लगा सकते हो, ऊर्जा का, प्रकाश की ऊर्जा का। क्या आपको यहाँ कहीं पर भी एंगल का पार्टिसिपेशन दिख रहा है इस फॉर्मूले में? कहीं भी आपको थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या सिर्फ थीटा कहीं कुछ दिख रहा है आपको? सही आंसर है नहीं। आपको यहाँ पर थीटा दिख ही नहीं रहा है। थीटा अगर फॉर्मूले में नहीं है, मतलब कि परावर्तित किरण या ऊर्जा थीटा पर निर्भर नहीं करेगी, तो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यहाँ पर आपसे प्रकाश के वेग की बात की जा रही है। देखिए प्रकाश का वेग आपको पता है क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम किलोमीटर में लिखे तो क्या लिखेंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग। अब आपसे पूछा गया है न्यूनतम किस में होगा। देखिए ये जो प्रकाश का वेग है ना, ये वेग होता है निर्वात में, मतलब कि वैक्यूम में, ये वाला। वहीं अगर आप एयर में आते हो, एयर में देखिए एयर का जो अपवर्तनांक होता है ना, 1 से बिल्कुल, मतलब 1 के बराबर होता है, 0.0001 इस तरह से होता है एयर का। अगर हम बोले एयर का म्यू अपवर्तनांक इतना होता है। वहीं अगर हम वैक्यूम का देखते हैं, वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 होता है,
और अब हम बात करेंगे कांच की। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है ग्लास का? वो होता है 1.5। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे जल का। तो वाटर का कितना होता है? वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.3। और निर्वात का और वायु का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में से होकर गुजरती है तो उसका वेग म्यू गुना, मतलब कि अपवर्तनांक के गुने का अनुपात में कम हो जाता है। मतलब कि यदि प्रकाश किरण का वेग हम भी माने, ठीक है ना, और वो किसी म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में से गुजर रही है, ये म्यू मीडियम का है जहां से वो गुजर रही है, तब जो नया वेग होगा मीडियम में वो होगा v अपॉन म्यू मीडियम। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो v तो कांस्टेंट है और इसके आगे क्या है, v डैश इज इक्वल टू, सॉरी समानुपाती लगाना है आपको 1 अपॉन म्यू मीडियम का। तो जिसका म्यू कम होगा, म्यू यदि कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। आपसे पूछा है कि प्रकाश, सॉरी अपवर्तनांक नहीं, अगर म्यू कम है तो वेग ज्यादा होगा। आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम वेग किसका कौन से माध्यम में होगा, मतलब कि अगर म्यू ज्यादा है, म्यू मैक्स है अगर, तो वी डैश मिनिमम होगा। ठीक है ना, वी डैश मिनिमम होगा। आपको ये निकालना, अब आपको ये निकालना है कि जो म्यू डैश है, जो म्यू है, म्यू किसका ज्यादा होता है? आप देखिए, एयर का कम है, निर्वात का कम है, वाटर का कम है, म्यू सबसे ज्यादा है 1.5 ग्लास का, इसलिए जो वेग होगा गिलास में सबसे कम होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो आंसर ए सही है इसका। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से याद नहीं करना है कुछ भी। ठीक है। किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है आपको ये बताना है, भार, आकार, ताप या दूरी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। आपको सही आंसर देना है, सही आंसर है ताप। अब देखिए, आपको कुछ चीजें याद रखनी है यहाँ पर। तारे का रंग ताप का समर्थक होता है। देखिए, एक तो आप वही होता है E इज इक्वल टू एच न्यू से भी निकाल सकते हो, या एच सी वाई लैम्डा। तो E समानुपाती होता है 1 अपॉन लैम्डा। ताप जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगा लैम्डा। इस तरह से भी होता है। लेकिन कई जगहों पर ये चीज गलत भी सिद्ध हो जाती है। देखिए, आपको अगर ऐसे देखो तो आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पर कि जो तारा होता है ना, तारा, अगर तारा ठंडा है, स्टार की यहाँ पर बात की जा रही है, स्टार, तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो ठंडा होगा, कोल्ड कंडीशन में होगा। दूसरा दूसरा है थोड़ा गर्म होगा, मतलब गर्म तारे की यहाँ पर बात की जा रही है, गर्म तारा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म, मतलब अधिक गर्म, अधिक गर्म की। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अगर तारा ठंडा है तो ठंडा तारा हमेशा कौन से कलर का होगा? रेड कलर का होगा। ठीक है। वहीं अगर तारा गर्म है, बस गर्म है, तो गर्म तारे की ये क्वालिटी होती है कि वह पहले तो नारंगी होगा, ऑरेंज, ऑरेंज से पीला हो जाता है, येलो, और येलो से व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट। ये होते हैं कलर नॉर्मल गर्म तारे के। लेकिन जब तारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाता है अपने, तब इस तारे का कलर व्हाइट हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, सॉरी व्हाइट नहीं, ब्लू हो जाएगा, याद रखना है, ब्लू हो जाता है जब बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और अगर इसके अनुसार देखो तो विव गियोर। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। एनर्जी ये है लैम्डा। मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है, एनर्जी जितनी ज्यादा है टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है एनर्जी कम है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है, रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है, तारा ठंडा है। वहीं अगर आप बात करते हो गर्म तारे की, तो देखिए ऑरेंज के बाद येलो, मतलब एनर्जी जैसे जैसे कम हो रही है ना, जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है, तारे का कलर भी उसी अनुपात में कम हो रहा है। और जैसे जैसे बढ़ रही है इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है, अगर ये एनर्जी यहाँ पर बढ़ रही है, तो एनर्जी बढ़ने के साथ साथ तारे का रंग भी चेंज होता जा रहा है। सबसे कम एनर्जी में रेड है, उससे ज्यादा तापक्रम हुआ तो ऑरेंज हो गया, उससे ज्यादा तापक्रम हुआ येलो हो गया, फिर व्हाइट हो जाता है।
और बिल्कुल बहुत ज्यादा जब ताप गर्म हो जाएगा तो ब्लू हो जाता है। याद नहीं करना है आपको ये, समझना है बस विवग्योर। और ये एक दो फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो सब बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, एनर्जी से इस तरह से पता चलता है, जिसका लैम्डा कम उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम। एनर्जी ज्यादा और कम होने पर ताप के समानुपाती होती है एनर्जी। तो जो लैम्डा है वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे तो ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा लैम्डा। ये याद करना है भैया, प्लीज बार बार इसको देखना, बार बार इसको पढ़ना। मैं हर बार एक ही चीज को दोहरा रहा हूँ, बार बार हर क्वेश्चन में एक ही बात को चार चार बार दोहराता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये याद करना है किसी भी तरह से। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूलों को अगर आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एनर्जी कलर देखिए, लोग रटवाते हैं कि एनर्जी कि तारे का रंग कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो। मैंने आपको बताया तारे का रंग गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू, मैंने आपको बताया, क्योंकि एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम होती है। और ये किस फॉर्मूले से निकला, इस फॉर्मूले से। ठीक है ना। तो प्लीज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी दिशा में पढ़ो। आप अपने मन से बुद्धि नहीं लगानी है, जिस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से समझा कर पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरह से पढ़ो, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से तथ्य दिए हुए हैं और आपको बताना है कि मारीच का एक तरह का दृष्टि भ्रम होता है ये। मारीच का एक तरह का दृष्टि भ्रम है। तो जो ये दृष्टि भ्रम है ना, ये किन घटनाओं के कारण होता है। पहला तो स्थलीय ताप बहुत ज्यादा हो जाए, या प्रकाश का परावर्तन इसमें इंक्लूड होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी होता है, या प्रकाश के विवर्तन के कारण। मैंने आपको बताया था कि जो मारीचिका होती है ना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आंतरिक परावर्तन के कारण, देखो परावर्तन आ गया तो परावर्तन तो होगा ही। प्रकाश अपवर्तन नहीं हो सकता, विवर्तन, क्योंकि परावर्तन हो रहा है तो विवर्तन और अपवर्तन कैसे हो जाएंगे। दूसरा होता है स्थलीय तापन, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। आपने देखा हो जब भी मारीचिका की बात की जाती है ना, तो ऐसी जगहों पर ही की जाती है। एक वो अलग चीज है। आपको देखा होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि रेगिस्तान में पानी का भ्रम हो जाता है, इसीलिए हो जाता है। आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब आप सड़क पर चलते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो सड़क पर परछाई दिखने लगती है सामने से आने वाले वाहनों की। वो भी प्रकाश का परावर्तन और अधिक तापन के कारण होता है। तो केवल वन और टू सही है, आपको याद रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन में आए तो ये लगाना है, और जब ये इस तरह का क्वेश्चन है तो तापन और परावर्तन इनके कारण। ठीक है ना। या फिर बहुत ज्यादा ठंड हो, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह पर, जब कहने चाहिए समुद्र में जहाज जाते हैं और बहुत ज्यादा ठंडे बर्फीले समुद्र में जब जहाज जाते हैं तो वहां पे बर्फ में उन्हें अपनी परछाई दिखने लगती है, दूर भ्रम होने लगता है दूसरे जहाज होने का। तो ये भी एक मारीचिका का ही रूप है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर समीकरण में ई क्या है। मैंने ये बहुत अच्छे से आपको बताया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई क्या होता है, ई होती है एनर्जी, मैंने आपको बताया है। ठीक है। एम क्या होता है, एम होता है मास मतलब द्रव्यमान। और सी क्या होता है, सी होता है लाइट वेलोसिटी। ठीक है, सी होता है लाइट वेलोसिटी, आपको याद रखना है। और एक और चीज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज आइंस्टीन को। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है, पूछ लेता है कभी कभी इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों में से किसमें दोपहर की अपनी छाया सबसे छोटी होती है। देखिए, छाया सबसे छोटी चाहिए आपको। सबसे छोटी छाया आपके ऑप्शन है 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 14 फरवरी। देखिए छाया कब बनेगी, ये हो आप, अर्थ है ये, अर्थ सरफेस। ठीक है। और इस अर्थ सरफेस पर आप खड़े हो, नॉर्मल ऊपर की तरफ देख रहे हो। यहाँ से सूर्य आया, यह है ईस्ट और यह है वेस्ट, है ना, समझना चीज को। ईस्ट वेस्ट, ठीक है ना। ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है ना। अब सूरज नॉर्थ साउथ से तो निकलेगा नहीं, तो इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है। सूरज ईस्ट से निकला, जब यहाँ से निकला सूर्य की किरणें पड़ी यहाँ पर सामने से, तो परछाई सबसे ज्यादा बड़ी, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ रही थी। वही सूर्य जब यहाँ आ गया, ये पहले नंबर की है, वही सूर्य जब यहाँ आ जाएगा तो परछाई
यहाँ बनी, छोटी हो गई, दूसरे नंबर की है ये। वहीं सूर्य जब बिल्कुल आपके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल आपके ऊपर आ गया सन, ये सन है, ठीक है ना? मान लीजिए जब बिल्कुल आपके ऊपर आ जाएगा, तो परछाई बिल्कुल नीचे बनेगी ज़रा-सी। तो यहाँ पर परछाई की अगर हम क्रम की बात करें, तो तीसरी वाली सबसे छोटी होगी, दूसरी सबसे ज़्यादा होगी और पहली से सबसे ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर परछाई सबसे छोटी तब बन रही है जब सूर्य आपके बिल्कुल सिर के ऊपर आ गया। मतलब कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण लंबवत पड़नी चाहिए 90 डिग्री पर, तब आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। अब आपतित किरण लंबवत कब पड़ेंगी, आपको ये बताना है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी में जो अपनी वाली रेखा है, मतलब अपनी जो इंडिया है, पृथ्वी में इंडिया है कर्क रेखा पर, ठीक है? कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरती है। मतलब कि कर्क रेखा का समय कब होगा? जब सूर्य कर्क रेखा पर सबसे ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल सीध में आ जाएगा अपने सिर के ऊपर, तब सबसे छोटी परछाई बनेगी। कर्क रेखा पर जब सूर्य बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है, तब सबसे छोटी परछाई बनती है और वो कौन से दिन होता है? 21 जून। 21 मार्च नहीं, 25 दिसंबर नहीं, ना ही 14 फरवरी। 21 जून। 21 जून को कर्क दिवस के दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। ये है पृथ्वी की सरफेस। तो जो सूर्य की किरणें हैं ना, पृथ्वी पर एकदम लंबवत पड़ती हैं। जिस वजह से आप कहीं भी खड़े हो, सूर्य की किरणें आप पर लंबवत पड़ेंगी और आपको सबसे छोटी इमेज मतलब सबसे छोटी छाया आपकी बनेगी। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ये आंखों के लिए शीतल हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। ऑप्शन बी सही है, इनका प्रकाश एक वर्णी सोडियम लाइट एक वर्णी प्रकाश होता है। एक वर्णी प्रकाश है तो क्या विभक्त होगा? कुछ नहीं होगा। अगर दो चार कलर से मिलकर बना हो तो ना विभक्त होगा, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर एक कथन और कारण दिया, आपको बताना है कि कारण सही व्याख्या करता है कथन की या नहीं करता। इसके अलावा दोनों कथन के सत्य होने की पुष्टि करना है कि सत्य है या नहीं है। आपका कथन है, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, बिल्कुल सही, लाल बनाया जाता है। दूसरा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या प्रकीर्णन सबसे कम होता है? देखते हैं। विव की ओर लिखा सबसे पहले, यहाँ पर ये गई दिशा और यहाँ पर क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की ये कौन सी दिशा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। तो मतलब प्रकीर्णन लाल का सबसे कम होता है। ए भी सही है और आर भी सही है और ए आर की सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। आपने देखा हो जो जैसे ऑयल वगैरह गिर जाता है ना, कभी सड़कों पर भी आपने देखा होगा, पेट्रोल या डीजल कुछ ऑयल गिर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे ना अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं, ब्लू येलो टाइप कुछ भी कलर दिखाई देने लगते हैं अलग अलग। तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। प्रकीर्णन के कारण, परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण। देखिए यहाँ पर व्यतिकरण नहीं दिया, ठीक है ना? अगर व्यतिकरण नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर व्यतिकरण दिया हो तो सबसे सही आंसर व्यतिकरण है। ये घटना व्यतिकरण की घटना कहलाती है। लेकिन जब व्यतिकरण नहीं दिया तो परिक्षेपण आपको लगाना है आंसर। परिक्षेपण मतलब अपने रंगों में विभक्त हो जाना श्वेत प्रकाश का, उसे बोलते हैं परिक्षेपण। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तरणताल, तरण मतलब होता है पानी, है ना? पानी का तालाब है ये। पानी का तालाब वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? बिल्कुल नहीं, परावर्तन में तो किरणें परावर्तित होती हैं। प्रकाश प्रकीर्णन में प्रकाश छोटे छोटे विभक्त हो जाता है एनर्जी में। व्यतिकरण में कलर दिखाई देने लगते हैं। अपवर्तन, अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। मैंने पहले लेक्चर में अपवर्तन, परावर्तन इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाए हैं और बहुत अच्छे से समझाया है। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्षण मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है या मछली बाहर की तरफ देखती है तो इंसान की हाइट ज्यादा क्यों दिखाई देती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड क्लासेस में, उनको आपको पढ़ना है। उसे अच्छे से समझ लो, दुनिया के सब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, छोटी बड़ी ऊंचाई अपवर्तन के सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? ये भी मैं करवा ये भी वही उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो मैंने क्लास फर्स्ट में बताया था। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में कुछ हद तक, लेकिन फर्स्ट में ज्यादा है। ठीक है ना?
तो इन दोनों क्लासेस को आप देख लोगे, इस तरह के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। कहाँ लगाना चाहिए? कुछ नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? ये भी मैं बता चुका हूँ। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? आपके ऑप्शन है प्रकाश की, गुरुत्वाकर्षण की, विद्युत की या चुंबक की? प्रकाश की, है ना? क्यों? क्योंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं इसलिए प्रकाश की यूनिट है? बिल्कुल नहीं, प्रकाश की यूनिट है फोटोन। ये हमें बताया था आइंस्टाइन ने। किसने? आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि प्रकाश की यूनिट है फोटोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? कण, देखिए, जो विकिरण होता है ना, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, इसकी प्रकृति को बताया था कि ये द्वैत प्रकृति का है। द्वैत मतलब कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी। कण प्रकृति है, ये किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन ने। और कण प्रकृति ये किसने बताया था? हाइगन ने बताया था। ठीक है ना? तो आपको ये बताना है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेस वायोपिया करवा चुका हूँ ये मैं। प्रेस वायोपिया दृष्टि से रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी थ्योरी आपको बताई है पिछले लेक्चर्स में, तो आप उसे पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस वायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है। बिल्कुल, प्रेस वायोपिया एक दृष्टि दोष है, मानते हैं। जो इनमें से किस कारण से होता है? पहली बात तो प्रेस वायोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। नाम से ही पता पड़ रहा है, जरा दृष्टि। जरा दृष्टि मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, नॉन क्लियर। दिख तो रहा है पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जरा दृष्टि, इसीलिए तो बोलते हैं जरा। जरा सी चीज, जरा सी बात, ऊंट के मुंह में जरा सा जीरा। तो जरा मतलब थोड़ा। ऐसा क्यों होता है? आज के ही लेक्चर में मैं ये बात बता चुका हूँ आपको। केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, सिलियरी मांसपेशियों को ही बोलते हैं आइरिस, है ना? आइरिस सेल, इन्हें ही बोलते हैं। दूसरा, आई बॉल के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। दोनों, सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइस आइस बॉल नहीं है, आई बॉल है ये, है ना? आई बॉल, आई बॉल के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ऑप्शन सी। मैंने ये क्वेश्चन आज ही करवाया है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था, देख लेना। ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? आपको बताना है। बैगनी, लाल, नीला या काला? ऑप्शन डी, काला। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मतलब इस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर में। वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता, जिस वजह से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। ठीक है, पत्थर की आभासी गहराई कैसी होगी? ये है कप। ठीक है ना? ये है कप आपका। ठीक है ना? कप बना दिया यार आज तो मैंने। अच्छा, ठीक है ना? ये है कप, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है इस कप में पूरा। ठीक है, यहाँ पर डला हुआ है एक पत्थर, स्टोन। स्टोन पड़ा हुआ है। आपको ये बताना है, ये स्टोन कुछ उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है? या कैसा दिखाई देता है? तो इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, वास्तविक गहराई से कम, वास्तविक गहराई से अधिक, या फिर ए और सी में कोई। ए और सी में कोई भी हो सकता है। तो वास्तविक गहराई से कम दिखाई देगा। रीजन क्या है? वही अपवर्तन के कारण। फर्स्ट क्लास देखना है इन सबको, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, लैम्बर्ट, है ना? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। ओके, देखिए, लैम्बर्ट नियम आखिर होता क्या है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्बर्ट नियम है क्या। वो तो आप बाद में बताओगे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या प्रदीप्त किससे संबंधित है। देखिए, लैम्बर्ट नियम का मतलब ये होता है, यदि आपके पास जैसे मान लीजिए कोई अवशोषक है ना? अवशोषक है जो कि प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। ये अवशोषक है, इसका काम क्या है? प्रकाश किरण को अवशोषित करना। प्रकाश किरण को अवशोषित करता है ये। ठीक है ना? अवशोषित करता है। अब अवशोषक भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विषमांगी और दूसरा होता है समांगी। तो यहाँ पर बात की जाएगी समांगी अवशोषक की। ठीक है ना? तो आपके पास एक कोई समांगी अवशोषक है जो कि प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए ये कोई है समांगी अवशोषक। ठीक है, ये है अपने पास में समांगी अवशोषक। समांगी
अवशोषण। यहाँ से प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण कौन सी? बहुरंगी नहीं, एक वर्णी प्रकाश किरण आई है, एक वर्णी प्रकाश आता है। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश आया। जब इस पर पड़ेगा ना, तो कुछ अवशोषित हो जाता है कुछ हद तक। कितना सारा आ रहा था प्रकाश, लेकिन कुछ हद तक अवशोषित हो गया प्रकाश। ठीक है ना? अब ये बताता है लैम्बर्ट नियम कि कितना प्रकाश अवशोषित हुआ। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, माइनस डी आई अपॉन में लिखना है डी एक्स, समानुपाती होता है आई के। आई होता है तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता है आई। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, आई है प्रकाश की तीव्रता। इसके बाद अगला जो होता है, अगला है डी आई, जो कि प्रकाश में कमी होता है, प्रकाश तीव्रता में कमी, प्रकाश तीव्रता में कमी। ठीक है ना? अब ये कमी को क्या है, ये जो माइनस लगाया ना, ये कमी को डिनोट कर रहा है, माइनस कर रहा है कमी को डिनोट। ठीक है, ओके, बिल्कुल मान कमी को डिनोट कर रहा है। अब जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाओगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा के, मतलब कि डी आई इक्वल टू होता है माइनस के आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है निकल कर। आपको बस इतना याद रखना है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रकाश तीव्रता में कमी से, मतलब कि प्रदीप्त, मतलब कि प्रकाश से। ऑप्शन डी, ये इतना आपको याद रखना है। कभी अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लेते हैं ना कि फॉर्मूला क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं, आपको बता देंगे कि भाई ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, तो आपको पता होने बी समानुपाती आई। उसी तरह से लैम्बर्ट लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, ये है लैम्बर्ट लॉ। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, ये है लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है ना? बीच में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन कर देते हैं अगर आप उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हो। ठीक है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ओके, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई, और अच्छे से पढ़ना, और प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, सिलेक्ट होना, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।